यस। महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, वेरी गुड। सुषमा हिसार, विनीता जी, एमपी, वेरी गुड, थैंक यू। सरिता फ्रॉम दिल्ली, वेरी गुड। झा अभय, गुजरात। मित्तल प्रिया, चेन्नई से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप दूर दूर से यहाँ पर जुड़े हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत बड़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा, ये अभिषेक जी, ये हैं अबुल कलाम, असम से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नमस्कार। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप सब आए। 24 जने इस वक्त हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हाँ, तो शुरू करते हैं आज का जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हम बातचीत आज करने वाले हैं, वो स्टार्ट करते हैं, एक भी पल को वेस्ट किए बिना। तो क्योंकि थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से पहले ही यदि अपनी वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा एक रूल बना लेते हैं, एक निश्चित कर लेते हैं कि हमें वर्कशॉप को कैसे चलाना है, तो बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसके पीछे हमारा अपना बिलीफ सिस्टम बहुत जबरदस्त काम कर रहा होता है। हम किस बिलीफ के साथ आते हैं, वो हमारी लर्निंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमारे अंदर कोई पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे आगे काम चला करते हैं। तो ये, आप यहाँ पर जब आए हैं तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव माइंडसेट तो जरूर होगा। पॉजिटिवली ही कोई आता है सीखने के लिए, बिना पॉजिटिव माइंडसेट तो कोई सीखने के लिए आता भी नहीं है। तो एक बहुत अच्छी बात आप सब में ये है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि इंटेंशन, हम इंटेंशन भी ऐसी रखें कि हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ लर्न करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में लेके आना है। यदि हम पहले से ही कुछ पूर्वाग्रह लेकर के आते हैं कि हमने तो बहुत कुछ सीख रखा है भाई, अब नया क्या सीखेंगे, यदि ये सब लेकर के आओगे तो मुश्किल हो जाएगा कि कोई बात नई आप डाल पाओ अपने अंदर। ये सेम उसी तरह से बात हो जाती है जैसे कोई पानी का एक गिलास भरा हुआ है हमारे पास, और हम बैठ जाते हैं कि भाई मेरा तो गिलास पहले से ही भरा हुआ है, मेरा तो माइंड का जो लर्निंग का जो कैपेसिटी है वो भरी हुई है, तो जगह ही नहीं है फिर तो उसको बिल्कुल आप उलट दें। आपका जो जो भी ज्ञान है वो आपके अंदर में है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता। आप उसको उल्टा कर दें, फिर से अपने मग को खाली रख के बैठें, तो जरूर कुछ ना कुछ ग्रहण, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। हम सब भी सीखने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक इंटेंशन हमारी बहुत बढ़िया हम लेकर चलें। अच्छा, एक एक बात, इंटेंशन हमारी क्या होती है हर काम को करने में, अ, हमारी एक फीलिंग साथ जुड़ी होती है, इमोशन साथ जुड़े होते हैं। कोई भी काम करें, चाहे हम पढ़ रहे हैं तो भी अल्टीमेट गोल क्या है, किस लिए पढ़ रहे हो भाई? पढ़ लिख के भी जॉब लगेंगे, पैसे कमाएंगे। पैसे किस लिए कमाएंगे? कि भाई चलो परिवार चलेगा, सब खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। इसी तरह से कोई बिजनेस कर रहा है तो अल्टीमेट गोल उसका भी हम देखते हैं तो खुशी है। सभी चीजों का जो अल्टीमेट गोल है वो हमारे पास खुशी है। तो हम आज ही खुश होकर के यदि अपनी यात्रा को शुरू करेंगे तो खुशी ही खुशी हमेशा हमारे रास्ते में भी खुशी रहेगी, और एंड गोल भी खुशी का हम हासिल कर पाएंगे। तो ये और दोस्त, एक बात मैं आपसे सबसे उम्मीद रखती हूँ कि आप वीडियो को जो है ऑन करके रखेंगे, तो ताकि आपका और हमारा जो है एक कनेक्शन सही ढंग से बिल्ड हो, ये पता चले कि आप कितने ध्यान से पढ़ रहे हो। क्योंकि बीच बीच में आप सब दिखते रहते हैं तो पता लगता है कि आपकी किस तरह की फीलिंग्स हैं, क्या आप सीख रहे हो, आपका बैठने का स्टाइल क्या है। जैसे कई बार हम ऐसे ऐसे करके बैठते हैं, इट मीन्स आप कहीं सैड हो, आपको सपोर्ट चाहिए है। आप झुके हुए हो, इट मीन्स कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। स्पाइन स्ट्रेट है तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से पढ़ रहे हो। बहुत सारे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही होती है कि आपकी क्या इंटेंशन है, किस तरह से आप बैठे हो। तो आप वीडियो मोड ऑन रखेंगे, पेन पेंसिल लेकर के बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नोट करनी पड़ती हैं, सारी चीजें नहीं याद रहा करती हैं। अच्छा, एक बात और है कि हम एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करेंगे। बीच बीच में यदि कोई बात है बोलने की, तो मैं आपसे पूछ भी सकती हूँ कि आप बोलिए, तो आप अनम्यूट करके आप बोल भी सकेंगे। तो इस तरह से हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए इस आज की वर्कशॉप में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ठीक है, रेडी है सभी?
हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये जिसने भी पूछा है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। और आप इसमें पूरा पार्टिसिपेशन करें एक्टिवली। तो अच्छा, एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का एक और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि यदि हम सिर्फ देख सुन रहे हैं ना, तो सिर्फ 10% जा रहा है हमारे अंदर, क्योंकि हमारी एक ही सेंस काम कर रही है, सिर्फ सुनने वाली। और यदि हम देख भी रहे हैं और आपस में एक दूसरे को देख करके और आई टू आई जो कनेक्शन है वो भी बना करके जब हम सीख रहे हैं, तो हम 23% ग्रैब कर रहे हैं। और यदि लिखने में भी लगे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं और इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, तो हम 80% रिसीव कर रहे हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तब जा करके हम समझते हैं कि 100% के आसपास हमने ग्रैब किया। तो कोई भी काम करें क्यों ना करें, टाइम इतना लगा रहे हैं हम, क्योंकि इस समय पे देखो शाम का समय है, भोजन का भी वक्त है किसी किसी के यहाँ पे। तो आप और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ आए हो कुछ न कुछ एक नए इस विषय को सीखने के लिए, समझने के लिए। जिसने पहले सुना है तो वो भी थोड़ा सा और जानकारी चाहता है, इसीलिए आते हैं। तो पूरा ही वक्त लगाएं, फोकस लगाएं, अपनी इंटेंशन लगाएं, अपना पूरा ध्यान, तो इसलिए से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ इसमें हो सकता है। अच्छा जी, अब मैं एक बात ये बताऊं कि जो एनएलपी है, ये किसके लिए है, किसके काम की ज्यादा है। जरा हम ये मैं जरा एक पीपीटी शेयर करती हूँ आपको और बताती हूँ कि ये क्यों हम सीख रहे हैं, क्या काम आएगी हमारे। एक मिनट, शेयर नहीं हुआ है, अभी शेयर करती हूँ। हम्म, चलिए, अभी ये हमने पीपीटी शेयर की। तो इसमें देखिए, एनएलपी का जो ये प्रोग्राम है, ये किसके लिए है, आप समझते हो। ये सबके लिए है। चाहे कोई लाइफ कोच है, चाहे कोई स्पीकर है, चाहे कोई ऑथर है, चाहे कंसल्टेंट है, कोई थेरेपिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है। ऐसा कौन है जिसके लिए ये काम पे नहीं आएगी, सबके काम की चीज है। तो इस बात को आप समझेंगे। हर व्यक्ति के काम, क्योंकि ब्रेन से सबने काम लेना है, और ब्रेन की थ्योरी है सारी, ब्रेन की लर्निंग है सारी। तो ये ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जो भी ब्रेन का इस्तेमाल करता है इस दुनिया में, सबके काम की एनएलपी है। एनएलपी का मीनिंग वाइज भी हम समझेंगे ये है क्या। किसके लिए नहीं है, जो मैजिक चाहता है, वो कहता है बस मेरे तो बात करते ही मैजिक हो जाए, या इंस्टेंट कुछ चीज चाह रहा है, या कोई शॉर्टकट वे चाहता है, या कोई कंफर्ट चाहता है, तो उसके लिए भाई ये नहीं काम आएगी, क्योंकि वो तो काम करना ही नहीं चाहता, ब्रेन को यूज नहीं करना चाहता। तो साथियों, ये सबके काम की चीज है, और इसकी लर्निंग बेहद जरूरी है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं भी है क्या एनएलपी। एनएलपी क्या है, हम अब इसको समझेंगे, एनएलपी को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। इसके जो तीन शब्द हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो क्या है, न्यूरो है कि ये जो हमारे नर्वस सिस्टम है सारा, ये रेफर्स टू नर्वस सिस्टम एंड माइंड, particularly how we experience and process information through our senses। हमारी सेंसेस के थ्रू ब्रेन के अंदर जो मैसेज जाता है, हमारी नर्वस सिस्टम जो उसको रिसीव करती हैं, ये न्यूरो उसको कहते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा जो शब्द है इसका, लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या हुआ, लैंग्वेज, यानी हमारे ब्रेन की भी भाषा है। जब सेंसेस ने रिसीव करके यहाँ पर मैसेज दिया, तो एक शब्द शुरू हो जाते हैं कुछ ना कुछ। आप सबको पता है कि अंतर में बड़े शब्द चलते हैं। तो ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की लैंग्वेज इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमारी लैंग्विस्टिक हो गई। अब भाई ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, इस तरह की लैंग्वेज शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद तीसरा शब्द है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है, हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन के पैटर्न्स जो बन चुके हैं, जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे शब्द निकलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होगा। तो हमारी जो भी आदतें बन रही हैं, चाहे वो एक्टिव वर्कर की हैं, चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन की हैं, ये सारी आदतें, हमारा पैटर्न जो बन गया बचपन से लेकर के आज तक, वो सारा काम करता है फिर। तो वो होगी प्रोग्रामिंग की बात। तो ये जो हमारा एनएलपी है, एनएलपी के बारे में हम और थोड़ा अच्छे से समझेंगे मजे से कि एनएलपी है क्या। ये जो मेरे अंदर का जो प्रोग्राम है, मेरे ब्रेन में जो प्रोग्राम हुआ पड़ा है, ये कैसे हो, ये इसके बारे में हम समझना चाहें, तो क्या समझेंगे कि आ, हम भगवान ने हमें ये जो बुद्धि दी है,
इसके बारे में मैं कहा करती हूँ कि भगवान ने हमें भेजा है भेजा देके, पर इसका मैनुअल नहीं दिया। अब आप देखिए, कंप्यूटर खरीदने जाते हैं आप, साथ में मैनुअल मिलेगा। मोबाइल खरीदने जाते हैं, साथ में मैनुअल मिलता है। कोई भी मशीन खरीदने जाते हैं, मैनुअल साथ मिलता है। किस लिए मिलता है? कि उस मशीन को ऑपरेट कैसे करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी मशीन, इतना बड़ा भगवान ने हमें दिया जिसके बल पे सारी मशीनें बन गई, उसका मैनुअल हमें नहीं मिला। उसका मैनुअल नहीं मिला, इतनी बड़ी मशीन है, तो फिर हम क्या करते हैं? वो मैनुअल कहाँ से आता है? उस दिमाग को यूज करने का मैनुअल कहाँ से आता है? वो आता है हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग से, बचपन से लेकर के जो डाउनलोड हो रहा है माइंड के अंदर, निरंतर डाउनलोड होता रहता है। कोई बच्चा जब पैदा होता है ना, तब से उसके माइंड में डाउनलोड होती है चीजें। आप सब समझते हो कि 3 महीने का बच्चा भी ऑब्जर्व करने लग जाता है, उसके अंदर भी डाउनलोड हो रही है सारी इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड होते होते उसमें वो प्रोग्रामिंग बनता रहता है। अब कंप्यूटर मोबाइल सब यूज करते हैं, जिस तरह की प्रोग्रामिंग से, जिस तरह की ऐप हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में है, उसमें हम तुरंत उसको यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर में टाइपिंग के दौरान देखो, कंट्रोल सी दबाया कॉपी हो गया, कंट्रोल बी दबाया पेस्ट हो गया, कंट्रोल ए दबाया सेलेक्ट हो गया। ये सारे प्रोग्राम्ड है। अच्छा, एक मूवी भी आई थी अभी, क्या था, तुम्हारी बातों में उलझा जिया करके एक मूवी थी, जिसमें एक लड़की को जो है कंप्यूटर का रोबोट की तरह से वो बनाई हुई है। और उसमें क्या है, हम पूरी मूवी में ये देखते हैं, जो उसमें डाउनलोड की हुई है, जो जो इन्फॉर्मेशन, वो तो फटाफट बोलती है, जो नहीं है वहीं फिर बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती है फिर। तो ये क्या है? ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी हो रही है। बचपन से यदि एक बच्चा देखता है घर में कि उसके मम्मी पापा जो है बहुत प्यार से रहते हैं, घर में बहुत सुंदर माहौल है, तो वो सोचेगा यही होता है परिवार। और यदि इसके विपरीत देख लिया, पापा मम्मी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, पापा पीट रहे हैं मम्मी को, या मम्मी कुछ उल्टा सीधा बोल रही है, वो क्या देख रहा है? पति पत्नी की ऐसा लड़ाई झगड़ा होता ही है बस। उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है उसकी, वो उसी बेस पे अपनी लाइफ को आगे चलाएगा। ये सब प्रोग्रामिंग है। और इसी प्रोग्रामिंग की वजह से आप देख रहे हो, कोई ग्रोथ कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई पार्टियां कर रहा है, कोई ड्रग एडिक्ट हुए पड़े हैं, कोई गलत रास्तों पे चले पड़े हैं। तो सबकी अपनी अपनी प्रोग्रामिंग होती रहती है। ये जो ब्रेन है उसको हम जैसे यूज करेंगे, वैसा ही इसके अंदर रिजल्ट आएगा, वैसा ही हम एक्शन लेंगे। ब्रेन के हिसाब से सारा कुछ होता रहता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो ब्रेन की स्टडी एनएलपी है, ये मैनुअल है आपके ब्रेन का। तो ये मैनुअल है ब्रेन का, कैसे यूज करना है इसको, ये हम सीखेंगे इसकी स्टडी के दौरान। किस तरह से ये काम कर रहा है, किस तरह से आदतें बन रही हैं, कौन कौन से हार्मोन हैं जो हमें इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ब्रेन में जो कुछ चलता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिएक्ट करती है। बॉडी माइंड आर वन। बॉडी में जैसा एक्शन है वैसा माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है, और माइंड जैसा सोचता है वैसी बॉडी में रिफ्लेक्शन होती है। तो ये हुआ हमारा एनएलपी को समझना कि एनएलपी है क्या। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैनुअल है अपने ब्रेन का। और अब हम चलते हैं आगे, एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सबको समझना है। इसी के ऊपर सारे एनएलपी के सभी चैप्टर्स में, सभी जो भी आगे टॉपिक आएंगे, सभी के अंदर हम इनकी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये 5 एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। चाहे हम किसी भी तरह से सोचने लगे, ये 5 एस्पेक्ट हमें ठीक करने होते हैं। और ये 5 एस्पेक्ट हैं, एक है हेल्थ, एक है रिलेशनशिप, एक है करियर, एक मनी, और एक आपका इनर वेलबींग। अंदर का जो भी वातावरण रहता है, इंटरनल वेलबींग, वो सब इसमें आता है। तो हेल्थ के मामले में देखो, हम देखते हैं कि हेल्थ का एस्पेक्ट में बहुत सारी बातें आती हैं। कई बार हम वेट बढ़ गया, वेट कम हो गया, या कोई मेंटल इशू हो गया, फिजिकल इशू हो गया, कोई एनर्जी की कमी हो गई, तो ये हेल्थ हमारा जैसा है, वो एक एस्पेक्ट है। उसको भी हमें देखना है, उसको ठीक करना है। क्योंकि हेल्थ ठीक है तो बाकी सब चीजें ठीक है। हेल्थ में गड़बड़ है तो बाकियों में भी गड़बड़ है। दूसरी बात रिलेशनशिप है। मान लीजिए कोई मैरिड है या अनमैरिड है, या परिवार है, माता पिता के साथ कैसा रिश्ता है, पति पत्नी का कैसा है, बच्चों के साथ कैसा रिश्ता है, और ये सब
रिलेशनशिप की बातें आती हैं। फिर करियर का है। करियर में हम क्या देखते हैं कि हम पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई जॉब कोई कर रहा होता है। तो आप पैसा कोई भी कमा लेगा। देखो, जब बाप दादा ने प्रॉपर्टी छोड़ दिया, कोई बिजनेस छोड़ दिया, तो जाहिर है कि वो पैसा तो कमा ही लेगा, पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पैसा कमाते कमाते भी खुशी कितने लोगों को है, अपने करियर से फुलफिलमेंट कितनों को मिल रही है, इंजॉयमेंट कितनों को मिल रही है, ये बात सोचने की है। तो करियर में हमें फुलफिलमेंट चाहिए। कोई अपने बॉस को गाली तो नहीं बक रहा रोज की रोज जा जा करके, कोई अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते तो नहीं बना पा रहा होगा, तो फिर वो परेशान है। तो इस तरह से करियर में भी फुलफिलमेंट कितनी है, करियर को उसको हम अच्छा मानेंगे कि भी चलो इनकम भी अच्छी हो रही है और खुशी भी है। अगली बात आती है मनी की, पैसा। अब पैसा भी यही बात है, अगर बड़े बुजुर्गों ने छोड़ दिया है तो पैसे की तो कमी नहीं रहेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने मनी को कैसे लिया है, क्या मनी जनरेट होने का कोई साधन बनाया है, या जो आ रहा है वो खर्च होता जा रहा है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो मनी को भी देखने की बात है कि आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हो। तो वो भी एक एस्पेक्ट है। और फिर आ जाता है हमारा इनर वेलबींग। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ ठीक है, चारों चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, चेहरे पे खुशी नहीं है। क्योंकि शांति नहीं है, अंदर में प्यार करुणा ये सब जो अच्छे अच्छे जो वैल्यूज होती हैं उनमें कमी है कहीं ना कहीं। तो हमारे 5 एस्पेक्ट हैं जिन्हें हमें सबको समझना है और ठीक रखना है। अब ये पांचों एस्पेक्ट हैं, और हम क्या होता है कि इन सब के बारे में हमें कोई भी ढंग से बचपन से नहीं सिखाता। स्कूल में जा लो, कॉलेज में जा लो, कोई हमें नहीं बताता हेल्थ का ध्यान प्रॉपर कैसे रखना है, कैसे न्यूट्रिशन का रखना है, कैसे योग प्राणायाम या श्वासों की प्रक्रिया पर रखना है, हार्मोन्स का सिस्टम क्या है। हमें उसको पर्टिकुलरली कोई हमें ध्यान से नहीं सिखाता। ठीक है, सिलेबस में बायोलॉजी कोई पढ़ रहा है तो पढ़ लेगा, लेकिन अपने लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है, और ना कोई इस पे कोई जोर दे के ध्यान दिलवाता है। परिवार से ले लो, चाहे स्कूल से ले लो, चाहे आस पड़ोस से ले लो। दूसरी बात, रिलेशनशिप कह तो देते हैं कि भी शादी कर लो, परिवार बना लो और रह लो, लेकिन सिखाता कोई नहीं है कि रिलेशनशिप निभाना कैसे है। कब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है कोई नहीं सिखाता। किस किस प्रकार से रिलेशन बनाने चाहिए कोई नहीं सिखाता। दो पर्सनैलिटी अलग अलग टाइप की हैं, उनका मैच बन जाता है, सारी उम्र वो उलझते रहते हैं, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता भी तुम एक दूसरे को समझोगे कैसे। एनएलपी के अंदर आप देखेंगे कि हम जितनी पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में बारीकी से समझेंगे कि किस तरह से कौन सी पर्सनैलिटी का बिहेवियर होता है, कैसे वो दूसरे के साथ कोप अप कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये स्पेशली जो है, ये जो बनाया गया है सिलेबस, ये इसी हिसाब से बनाया है कि हम अपने आप को समझेंगे और दूसरे व्यक्तित्व को समझेंगे, तब जाकर के हम इस चीज पांचों एस्पेक्ट में अपने आप को समझते जाएंगे और देखते जाएंगे। फिर करियर की बात आती है तो करियर पढ़ लो भाई, पढ़ लो, जो करनी है पढ़ लिया जी। अब वो अपने पैशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है या सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है या जो माँ बाप ने कह दिया वो पढ़ रहा है, कोई उस बात पे ज्यादा सोचता नहीं है। भाई स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, जॉब लगना, बस ये लगता रहता है। इसी तरह फाइनेंस के बारे में भी कोई मैनेज करना नहीं सिखाता। ठोकर खा के धक्के खा के कोई सीख ले सीख ले। तो क्यों नहीं ऐसा कर पाते? क्योंकि हम हमारे समाज में, हमारे घरों में ऐसी सी बातें चलती हैं जो हमें हिप्नोटाइज करके रखती हैं। हम उन्हीं बातों को पक्का मान लेते हैं, अपना लो की लकीर कह लो, चाहे भाई बड़ों ने कह दिया तो हमने ऐसा ही करना है, इस तरह से कह लो। पहली बात, हिप्नोटाइजिंग की क्या होती है, वो सबके पास सबके साथ अनुभव है ये तो। बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ोगे तो ठीक है जॉब लग जाएगी। तो बेचारा बच्चा जो है पढ़ता है, खूब पढ़ता है। आजकल तो पढ़ाई की सीमा ही नहीं रह गई, ये कितना कितना बच्चे पढ़ लेते हैं, खूब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई पूरी होगी भाई, दूसरा हिप्नोटाइज शुरू हो गया कि भाई अब नौकरी कर लो, पढ़ लिए नौकरी कर लो, कमाना भी तो है, इतना पैसा लगा दिया तुम्हारी पढ़ाई पे, तो अब नौकरी ढूंढो। तो नौकरी ढूंढने में लग जाता है। तीसरा हिप्नोटिज्म क्या है, नौकरी लग गई है बच्चे की, चाहे वो 20,000 की लगी हो, चाहे 1 लाख की लगी हो, कितनी भी लगी हो, भाई अब शादी कर दो, क्योंकि फिर देर हो जाएगी, उम्र बीत जाएगी, शादी नहीं होगी। तीसरा हिप्नोटिज्म। चौथा हिप्नोटाइज क्या कैसे करेंगे, भाई शादी हो गई, अब
परिवार बना लो, बच्चे बच्चे भी हो जाने चाहिए अभी टाइम पे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। हो गया जी। पांचवा हिप्नोटिज्म क्या है कि भाई अब घर बना लो, क्योंकि घर भी बनाना है, परिवार बन गया तो फिर वो घर बनाने पे गाड़ी ले लो जी, लग्जरी कोई सामान ले लो जी। तो ये सब, और फिर करते कराते होता क्या है, 30-35 साल की उम्र तक आते आते वो जो इंसान है लोन में भी फंस जाता है, और फिर बहुत लंबे समय तक ईएमआई चुकाने में लगा रहता है, और जिंदगी जो है कट रही है। तो अब तक कौन सहमत है मेरी इस बात से? मैं एक स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। यस, कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। कौन कौन सहमत है भाई, ये हो रहा है लाइफ में? है, ईएमआई शुरू होगी, ईएमआई देने का काम शुरू, और जीवन जो है कहते भी कट रहा है, कट रहा है। अच्छा, अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है क्या? देखते हो जरा। हाँ, बीच बीच में आप कर सकते हो। हाँ जी, अभी कर सकते हो। ठीक है। 100% सही है मैम। हंड्रेड 100% करेक्ट परसेंट है, हाँ। ये हो रहा है, देखो हमारी लाइफ हाँ इस तरह। बिल्कुल, यस यस। बिल्कुल सही है, ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो अभी आपने एक काम करना है। चलो, अभी आप जस्ट आपने नोटबुक ले रखी होंगी ना सभी ने? हाँ मैम, हाँ हाँ जी। जी, ये रखे। Yes। तो आपने एक काम करो, अभी अभी पांचों एस्पेक्ट में आप अपने लिए नंबर दो। अपनी डायरी में पांचों एस्पेक्ट पे नंबर लिखो कि भी आप हेल्थ में अपने आप को कितने मार्क्स दे रहे हो, और आप रिलेशनशिप में कितने दे रहे हो, मनी में कितने, करियर में कितने, इनर वेलबींग में कितने। आप अपने अपने मार्क्स लगाओ, अपने अपना, क्योंकि आज अपनी स्टडी है ये सारी। अपने बारे में लिखो जरा, कितने कितने नंबर दोगे, कौन से एस्पेक्ट में आप परफेक्ट हो, आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 दो, 1 to 10 मार्क्स दे सकते हो आप। अगर आपका बिल्कुल सारी चीजें बहुत परफेक्ट है, बहुत ही इंजॉयमेंट है लाइफ में, आपको कोई अभिलाषा ही नहीं बच रही है, तो भाई 110/10 दे सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं हमें अभी और इच्छा रह जाती है, और चाह रहे हैं हम कुछ ना कुछ। क्या चाह रहे हैं वो सोच करके फिर मार्क्स देना। चलिए, बारिश, कोई 5 दे रहा है, ये लिख सकते हो चैट बॉक्स में, पर किस में 5 दे रहे हो ये देखो ना। हाँ, फिर या तो टोटल लिख दो, पांचों एस्पेक्ट में 50 में से कितने कितने मार्क्स दिए आपने। अबुल कलाम जी, वेरी गुड। हेल्थ में 8 मार्क्स है मैम। मैं टोटल कर, बताती हूँ, है। हाँ हाँ, नहीं, हेल्थ आप में एट टोटल एट करके बता दो मार्क्स फिर दिया मुझे। 10 में। रिलेशनशिप में 8 दिया है। कैरियर में 4 है। फाइनेंस में भी 4 है। और हाँ इनर देखो, लाइफ में भी 4 है। देखो अभी है ना, ये कमी रह गई ना, अभी 10 तक पहुंचना है आपने। तो ऐसे ही जी सभी जी। अपना अपना देख लेंगे, जांच लेंगे। वेरी गुड। कोई 32 मार्क्स टोटल दे रहा है, बहुत बढ़िया। कोई 41 दे रहा है, गीता जी, वेरी गुड। तो इसका मतलब आपका फिर भी बहुत बढ़िया चल रहा है, 80% से ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो अच्छा है, बढ़िया है। तो जितना भी है देखो, कमी है तो उसको ठीक कर कर सकते हैं हम, कोई मुश्किल नहीं है। आपको जब अपने आप को समझेंगे तो ठीक होना भी आसान हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। एनएलपी क्या करेगी फिर अब? एनएलपी उसमें क्या रोल अदा करेगी वो देखते हैं। और क्योंकि ये बताया तो है नहीं किसी ने कि लाइफ में करना क्या है, कैसे फुलफिलमेंट आएगा करियर में हमें। जॉब कर रहे हैं, बॉस को गाली दे रहे हैं, दुखियारी जिंदगी जी रहे हैं, रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक हो गया है, आपस में बनती नहीं है, फिर भी निभाए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं। हैं, चाहे कितना ही कष्ट हो रहा हो, लेकिन निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं भाई? क्योंकि हमने एक हिप्नोटिक सेंटेंस सुना हुआ है कि भाई शादी तो 7 जन्मों का बंधन है। 7-7 जन्म तक का सोचे बैठे हम लोग, तो कैसे एक जन्म में कैसे तोड़ देंगे नाता, है ना? ऐसी प्रोग्रामिंग हमारी लाइफ की हो जाती है, और हम जीतते रहते हैं, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में जीतते रहते हैं। और आप ये देखेंगे कि सारी चीजें जो है आपस में जुड़ी हुई हैं, पांचों एस्पेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं। आप एक को उठा लो, एक में यदि कोई भी कमी आ रही है तो आप देखोगे कि पांचों पे प्रभाव पड़ रहा है। हेल्थ बिगड़ रही है, आपकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। आपके रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, आप कोई बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर घर में लड़ाइयां हो रही हैं तो क्या कर पाओगे? तो इस तरह से, करियर नहीं है तो बहुत सारे कामों में गड़बड़ हो गई, पैसा नहीं है पास में तो है ही सारी गड़बड़। और भाई सब कुछ है, शांति नहीं है, तो आप कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सब चीज जुड़ी हुई है। अब ये क्या है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास एक 5 बेडरूम का बड़ा सा घर है,
बढ़िया घर है, खूब बढ़िया है, इसका मतलब सारी चीजें आपके पास बढ़िया है। लेकिन एक रूम के अंदर एक चूहा मरा पड़ा है, तो क्या उस चूहे मरे हुए की स्मेल पूरे घर में नहीं फैलेगी? फैलेगी। और अगर उस रूम में रूम फ्रेशनर छिड़क दें, तो तो क्या वो नहीं नहीं आएगी फिर? कुछ देर आएगी। के कुछ देर के लिए तो चलो हमें उस रूम फ्रेशनर की खुशबू आ जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से शुरू हो जाएगी। तो कब वो खत्म होगी वो स्मेल? जब उस चूहे को निकाल के हम बाहर फेंक देंगे या कहीं गाड़ देंगे, दोबारा दिखे ना वो हमें, तब जा करके उस मकान में से स्मेल खत्म होगी। तो भाई इसी तरह से हम सब की लाइफ में मरे हुए चूहे पड़े हैं। पास्ट का कोई न कोई ऐसी घटना पड़ी है जो हमें आज को नहीं जीने दे रही है। वो जो बैड स्मेल है वो आज भी हमें तंग कर रही है। तो ये वो बात है, वो हमें पीछे जो मरे हुए चूहे निकाल निकाल के फेंकनी पड़ेगी। जो पास्ट की जो बातें हैं उन सब को निकाल के फेंकना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम आज बढ़िया हो सकते हैं। रिलेशनशिप ठीक करना है, इसको भी हमें एक दूसरे को समझ करके फिर आगे चलना पड़ेगा। एक दूसरे की क्या नीड्स क्या है, आज हम नीड्स के बारे में भी जानेंगे कि नीड होती क्या है। मेरी नीड कुछ है, मेरे पति की नीड कुछ है। यदि हम एक दूसरे को समझ करके कोऑपरेट करके चलेंगे तो शायद ठीक रहेगा। सिर्फ अपना अपना देखेंगे कि भी मेरा ही ध्यान कोई रख ले, मैं जिस दूसरे का ना रखूं, नहीं चलेगा। तो अपने आप के जीवन को खुशियों से भरने के लिए एक्सप्लोर करना है, अपनी खुशियां एक्सप्लोर करनी है। भी सोलो ट्रिप में जाओ, एक्सप्लोर करो, लाइफ को समझो। तो ये सब हमें करना है, तभी फुलफिलनेस आएगी। अनफुलफिल लाइफ को हम जीते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली नेगेटिव होते जा रहे हैं। कभी स्ट्रेस है, कभी एंजाइटी है, कभी गुस्सा है, तो ये सब होता जा रहा है। तो हम क्या सब अपने आप को चेंज करना चाह रहे होगे? सभी सब चेंज करना चाह रहे हैं, अपने आप में कुछ बेटरमेंट लाना चाह रहे हैं सभी। गुड। अच्छा, फिर एक बात देखते हैं, आगे चलते हैं। भी सब खुशियां भी चाहते हैं, अपने जीवन को बेटरमेंट की तरफ ले जाना भी चाहते हैं, और अपनी खुशी को मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं। क्योंकि जीवन है, कितना जीवन है ये पता भी नहीं अपने को। और हम मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ना तो पिछले चूहे निकाल के फेंक रहे हैं, ना ही वर्तमान में हम चैन से जी पा रहे हैं, ना अपनी खुशी को अचीव कर पा रहे हैं। लगातार 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 एक स्ट्रेस के अंदर हम जाते जा रहे हैं, नेगेटिविटी के हम जाते जा रहे हैं। उस सब को खत्म करना है, अपने आप को समझना है, अपनी लाइफ को समझना है। और एक बात देखिए, हम सब जिंदा क्यों है भाई? किस लिए जिंदा है? कोई तो रीजन होगा, है? क्यों जिंदा है? क्योंकि हमारे कुछ सपने हैं। क्लियर सबको है? क्लियर है ना ये बात? हमारे कुछ सपने हैं, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाएगा। हेल्थ के मामले में भी यही सोचते हैं कि फ्यूचर में हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आज नहीं है तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगी। रिश्ते हैं जो फ्यूचर में ठीक हो जाएंगे। करियर है, चलो आज ठीक नहीं है फिर हो जाएगा। यानी फ्यूचर के लिए हमने कुछ सपने पाल के रखे हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं, इसीलिए वर्तमान में काम करते रहते हैं। कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल मेरा नाम होगा, नेम एंड फेम भी मिलेगा कल। तो हमारे कुछ सपने हैं, ये क्लियर है सभी को? सपने हैं सभी के। इट्स द मेन रीजन वी आर लिविंग। आप फ्यूचर के लिए आज की डेट में कुछ कर रहे हो, आप इस मीटिंग में आए हो, इस ट्रेनिंग में आए हो, तो भी एक ही उद्देश्य है कि फ्यूचर के लिए हमें कुछ क्लैरिटी मिले, फ्यूचर के लिए हमारे पास कुछ नया सीखने को मिले, ताकि हम अपने फ्यूचर को बेटर कर सके। ये हमारे आज की फाउंडेशन जो है वो फ्यूचर के लिए है। पर एक बात देखो, अगर किसी को फ्यूचर दिखना बंद हो जाए तो क्या होता है? किसी को फ्यूचर दिखना बंद हो जाए तो क्या होता है जानते हो? सबको पता है। ध्यान दें इस बात की तरफ सीरियसली। अगर किसी को फ्यूचर दिखना बंद हो जाए तो इसका मतलब उस पर्सन ने एग्जिट मोड ऑन कर दिया। वो इस दुनिया से एग्जिट होना चाहता है। कितने भी लोग जो सुसाइड करते हैं, उनका ये एग्जिट मोड ऑन हो जाता है, उनका फ्यूचर दिखना बंद हो जाता है। तो वे फ्यूचर नहीं देख पाते, तो लगता है उनको कि क्या है जीवन में, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं भाई जाओ। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि कुछ लोग तो डायरेक्टली एग्जिट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो उनके साथ क्या होता है?
देखिए हमारे हाथ में दोनों बटन है, डेथ का भी लाइफ का भी। डेथ का बटन ऑन कर दिया तो चले गए, और लाइफ का बटन है हमारे पास, अभी तक लाइफ का ही दबाया हुआ है। डेथ के बटन की हम बात कर रहे हैं, कई लोग सीधे डायरेक्ट चले गए, और कई लोगों ने ये मोड तो ऑन हो गया और वो ऐसी ऐसी बातें करने लग गए, क्या रखा है दुनिया में। सब मोह माया है, सब देख ली दुनिया सारी, कुछ कर सब कुछ करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसी ऐसी जो निराशाजनक बातें जब कोई करना शुरू कर देता है, तो समझ लो कि उसने अपना एग्जिट मोड ऑन कर दिया, उसको फ्यूचर दिखना बंद हो गया। तो ऐसे व्यक्ति का आपको साथ देना चाहिए, ताकि वो जहां भी निराश हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको आशा की किरण आप दिखा सकेंगे, तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। अच्छा, फिर जो इस प्रकार से एग्जिट मोड ऑन करके बैठा है, निराश होके बैठा है, तो क्या हो रहा है, वो अपने अंदर बहुत सारी स्ट्रेस लेकर के, एंजाइटी लेकर के, एंजाइटी वाले हार्मोन क्रिएट कर रहा है। कार्टिसोल, जो कोर्टिसोल है, वो स्ट्रेस हार्मोन है। वो जब ज्यादा निकल रहा होता है तो डिजीज बनती है, साइकोसोमेटिक डिजीज बनती है। और उससे फिर, अब ये आपको पता होगा, कोर्टिसोल जो है हमारे लीवर, किडनी को सबसे पहले खराब करता है। किडनी खराब है, फिर लीवर खराब है, फिर कहीं ना कहीं और कोई बीमारी बनती है। अब बीमारियों के कितनों के नाम लें, आप सब जानते हो कितनी फैटल डिजीज है, वो सारी हमारी साइकोसोमेटिक है, सारी जो है ब्रेन से जुड़ी है, ब्रेन के हार्मोन सिस्टम से जुड़ी है। तो जो निराशा में रहता है वो इस प्रकार की बीमारियों को अपने आप बुलाता है अपने पास। तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि ऐसे व्यक्ति को हम थोड़ा सा सहारा दे दें, तो वो शायद उस चीज से निकल जाए। वरना तो ऐसी बीमारियों में फंस के जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा हेल हो जाती है उनकी। और ये जितनी भी बीमारी हैं, ये सारी की सारी सोच से क्रिएटेड है। रियल में प्रॉब्लम नहीं होती है, सोच में है सारी की सारी। सोच में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, और वो सोच ड्रीम अलाइन है उनके साथ, कोई न कोई सपना था जो पूरा नहीं हो रहा है। अब उसमें हेल्थ की बात भी हो सकती है, रिलेशनशिप की बात भी हो सकती है, मनी वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये पांचों एस्पेक्ट हैं जिनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, और इन प्रॉब्लम्स के बाद फिर उनका इस प्रकार से डेथ का जो मोड है, एग्जिट मोड है, वो ऑन होता है। अब ये क्या बन रहा है, उसकी जो वर्तमान में जो स्थिति है, वो बहुत ही डेंजरस हो चुकी है ऐसे व्यक्ति की। और वो चाहता था कहीं, वो डिजायर स्टेट के ऊपर जाना। आज करंट स्टेट है उसकी, और वो डिजायर स्टेट पे पहुंचना चाहता है। कहीं ना कहीं कोई स्टेट ऐसी होती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। भाई हेल्थ में खराबी है तो हम चाहते हैं हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, रिलेशनशिप यदि खराब है तो हम चाहते हैं रिलेशन हमारे अच्छे हो जाए, प्यार का माहौल हो जाए, घर में शांति हो, सुख हो। और यदि पैसे नहीं है तो हम चाहते हैं भी हम कुछ ऐसा करें कि पैसों की समस्या हमारी खत्म हो और हम शांति से रह सकें। तो अल्टीमेट तो हम इनर हमारा वेलबींग को अच्छा बनाना चाहते हैं। और एनएलपी उसमें हमारी ब्रिज का काम करती है। एनएलपी करती है हमारी एक ब्रिज का काम करती है इसके बीच में। आप देखेंगे किस तरह से ये ब्रिज बना रही है। मैं भी एक बार फिर आपको शेयर करके दिखाती हूँ कि एनएलपी कैसे ब्रिज का काम करती है। चलिए, ये हमारे
तो ये आपका ये है 3 पर्सनैलिटीज हैं आपके अंदर है, सबके अंदर है। पहला ड्रीमर है जो सपने लेता है, जो आपकी एम्बिशन की फोर्स है आपके लिए। और दूसरा मैं क्रिटिक की बात कर रही हूँ, न्यूरोलॉजिकल रेसिस्टेंस को क्रिटिक कहते हैं। ये हमें रोकने वाला जो पर्सनैलिटी है हमारे अंदर, ये चीज है। ये सबसे पहले नेगेटिव इनर वॉइस है। दूसरा है परफेक्शन सिंड्रोम, सेकंड पॉइंट लिखिएगा इसमें, परफेक्शन सिंड्रोम। अब परफेक्शन सिंड्रोम क्या है? ये परफेक्शन सिंड्रोम ये है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सबके अंदर ये है कि हम परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं। अब मान लो किसी ने वीडियो ही बनाना है, तो भी हम क्या सोचते हैं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा होगा, मेरी आवाज ठीक नहीं आएगी, मेरे को ठीक से बोलना नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, तो हम नहीं बना पाते हैं कुछ भी। करना चाहते हैं उस काम को छोड़ ही देते हैं फिर हम, कि हम भाई हम तो परफेक्ट, हमसे नहीं होता ये काम, ये सोचा और छोड़ दिया। तो वो चीज हम कर ही नहीं पाते। बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन क्यों छोड़ देते हैं, इसमें हमें तो पता नहीं है भाई। हमें जब तक इसके बारे में सीखेंगे फिर करेंगे, फिर हम छोड़ देते हैं उस चीज को। तो ये आप बताइए, कितने लोगों की जिंदगी में ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि आप परफेक्शन बनने के चक्कर में छोड़ देते हो? हैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सबकी लाइफ में? जरूर होंगे ये। मैंने अभी अनम्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट तो है सभी, आप कोई भी कर सकता है। चलिए, तो परफेक्ट बनने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, परफेक्शन सिंड्रोम। अच्छा, आपने एक बात और भी देखी होगी, जैसे ये बड़े बड़े जो हीरो हैं, क्या पहले ही दिन परफेक्ट थे क्या? धीरे धीरे बने होंगे ना, करते करते परफेक्ट बनता है इंसान। ये तो नहीं कि एक दिन में परफेक्ट बन के, कोई डांसर है, तो क्या वो शुरू में परफेक्ट बन के डांस करना स्टार्ट किया था? पहले स्टेप रखने शुरू किए, धीरे 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 अच्छे डांसर बन गए। इसी तरह से किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, शाहरुख खान थे, हमें याद है पुरानी फिल्मों, पहले पहले जो फिल्में आई थी ना, उनकी आवाज बड़ी अलग सी होती थी, कुछ अलग से ही हंसते थे वो, तो उसका भी मजाक बड़ी नकल करते थे लोग। और आज देखो, बादशाह बना बैठा है बॉलीवुड का। तो इस जगह जगह धीरे धीरे जो है ना, सब इम्प्रूवमेंट आता जाता है। यानी परफेक्ट बनने का मतलब क्या हो गया कि हम फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची, फिर तो इतना ज्यादा परफेक्ट हो गया कि बस बिल्कुल सब कुछ सही हो गया, उसके बाद तो कुछ सीखने के लिए नहीं बचेगा। यानी परफेक्शन कोई कभी नहीं हो सकता। इम्परफेक्ट, सभी इम्परफेक्ट है और इम्परफेक्शन में ही काम शुरू करते हैं। तो ये जो है, अभी सभी लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आपने काम शुरू करना है। अब इम्परफेक्ट होने के बाद परफेक्ट होने की वेट नहीं करनी है। सभी को अब करना क्या है इसके लिए, ये इसका उपाय यही है। परफेक्शन सिंड्रोम का उपाय ये है कि हमें इस सिंड्रोम को छोड़ना है और सीधा साधा घटिया जैसा भी हमारे को आता है वैसा काम स्टार्ट कर देना है। और सबसे पहले अपना अपना वीडियो बनाने से स्टार्ट करें। आप जब वीडियो बनाने लगते हो ना, अपना वीडियो बनाने लगते हो, तो आपको लगता है कि अब सुधार जो है आप खुद ही कर लेते हो। फिर पहला बनाया, कुछ कमी रही, फिर बना लिया, फिर बना लिया, करते करते आप देखोगे 8-10 वीडियो के बाद आपके वीडियो में सुधार आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने अपना काम स्टार्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अभी एक मिनट भैया, आवाज ये या तो म्यूट रखो, ये म्यूट रखो भाई। म्यूट रखो, म्यूट ऑल, म्यूट ऑल हो ही नहीं रहा, क्या चक्कर है ये? अलाउ, हो गया म्यूट का, चलो ठीक है। अब परफेक्शन जैसे कहीं नहीं होता, परफेक्शन तो हमें करते करते होगा। इस बात को आज ही अपने माइंड में बिठा लेना है कि हम इम्परफेक्ट ही काम करेंगे। इम्परफेक्शन आपको कहीं नहीं रोकता, आपका माइंडसेट आपको रोकता है, इम्परफेक्शन कभी नहीं रोकता। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई ना तो पब्लिक स्पीकर हूँ, ना मैं कोई एक्टर हूँ, मैं तो अपने एक टीचर रही हूँ। और आज देखो, एक सबसे बड़ी बात मैं अपने बारे में ही कह सकती हूँ, देखो आप सब अपने बारे में जानते हैं, कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था। हम तो स्कूल टीचर थे, स्कूल में जाके पढ़ाया, क्लास सामने होती थी, ब्लैक बोर्ड होता था, पढ़ा दिया करते थे। लेकिन अब
क्योंकि ऑनलाइन का जमाना आ गया। जैसे ही कोरोना का वक्त आया था उसके बाद ऑनलाइन में सब कुछ होने लग गया। अब आप बताओ, मैंने मेरे जैसी ने शुरू कर दिया तो कोई परफेक्ट थोड़ी ना हूं मैं, लेकिन काम शुरू कर दिया। धीरे 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 हो सकता है परफेक्ट भी हो जाएंगे। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि हम परफेक्शन की इंतजार करें। ठीक है, चलिए। यानी सीधा साधा घटिया, इसको हम फिर से मेरे साथ एक बार बोल सकते हैं आप इसको, अपने जहां जहां बैठे हो। 3 शब्द बोलेंगे, SSG। कैसा काम शुरू करेंगे? SSG, सीधा साधा घटिया। भाई हम तो करेंगे काम शुरू, बस चाहे सीधा साधा घटिया जैसा मर्जी हो। और फिर देखना एक दिन परफेक्शन अपने आप आ जाएगी। तो पहला नेगेटिव इनर वॉइस, दूसरा था परफेक्शन सिंड्रोम, और तीसरा हमारे अंदर एक बात होती है, आई नो एवरीथिंग। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जो ये कहते हुए सुन जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग, मुझे पता है, आई नो। आई नो कहने के बाद सब रास्ते बंद, कि अब मुझे कुछ सीखना नहीं है भाई, मेरे को पता है सारा। ये जो सिंड्रोम है आई नो वाला, ये भी बड़ा खतरनाक है। ये हमारे सारे रास्ते ही बंद कर देता है। ये पॉइंट बहुत डेंजरस है हमारे लिए। ईगो है एक प्रकार से। हमारी लाइफ में जो ईगो होता है ना, वो ये कहलवा देता है कि भी कोई भी काम कर लो, चाहे आपने ज्यादा कुछ बड़े काम ना किए हो, लेकिन फिर भी नॉलेज तो है। नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं बहुत सारे लोग, कि सब कुछ पता लग जाता है, सबसे बातें कर कर आके, सब पढ़ के, अखबार पढ़ के, न्यूज सुन के, सब कुछ नॉलेज ले लिया। और फिर कोई बात करे, मुझे पता है सारा। पर आप ये देखिए, इंफॉर्मेशन है वो सारी, वो जो ज्ञान है वो इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर है, पर इंफॉर्मेशन की वैल्यू तो जीरो है। आज इंफॉर्मेशन की कहाँ कमी रह गई? आज आप आज आपके नेट के जमाने में आप देखो, नेट पे डालो कोई भी चीज, आपको सारी ना जानकारी मिल जाएगी। आपको लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं रह गई है। और फिर इतने तो एआई टूल्स ने तो कमाल ही कर दिया। इतने एआई टूल्स आ गए, मैं तो कहती हूँ कई बार इतनी खुशी हो जाती है, इतना अच्छा लगता है कि एक एआई टूल को लो। चैट जीपीटी है, जैसे मान लीजिए आप सब भी पता भी होगा, और नहीं पता तो आप देख लेना। चैट जीपीटी जो है, एक ऐसा बढ़िया एआई है, कुछ लिखवा लो उससे। उससे कोई ये कहोगे ना, भी मुझे ना रॉकेट बनाने का तरीका बता दो, वो सारा बता देगा आपको। आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक, बारीक से बारीक, बड़े से बड़ा पूछ के देख लो, सारी कुछ जानकारी आ जाएगी। तो नॉलेज की तो आज कमी नहीं किसी के पास। तो इंफॉर्मेशन इज जीरो वैल्यू। इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है आज है। वैल्यू किसकी हुई फिर? कोई बता सकता है आप में से वैल्यू किसकी है? इंफॉर्मेशन की वैल्यू नहीं है, फिर किसकी वैल्यू है? अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या आज? अभी अभी मैं देखती हूँ कोई कर पाऊंगी क्या। अलाउ पार्टिसिपेंट, ठीक है। हाँ, अभी बोलना जरा, किस चीज की वैल्यू है? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन की, यस। इंफॉर्मेशन की वैल्यू नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की वैल्यू है। एक्शन की वैल्यू है। एक्शन लोगे तो काम आएगी ना, इसे सिर्फ जानकारी लेने से क्या फायदा? तो एक्शन लेना है। ये फिर हमें ना नॉलेज, फिर नॉलेज से क्या लाभ होता है? नॉलेज हमें सिर्फ क्या देता है? फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन की फॉल्स सेंस देता है, या सक्सेस की फॉल्स सेंस देता है। झूठी अनुभूति कराता है हमें कि हम सफल है। अब देखिए, एक्शन के बिना तो अर्जुन की भी वैल्यू नहीं थी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन बीच युद्ध में बैठ गया हथियार छोड़ के। क्यों बैठ गया? अच्छा जानकार था, खूब नॉलेज था उसको, सारे अस्त्र शस्त्र सब चलाने आते थे। बैठ क्यों गया था? क्रिटिक जागृत हो गया। अंदर क्रिटिक था उसके। अंदर क्रिटिक ने क्या कहा? वे अपनों को ही मार दोगे क्या? ये कैसा है? क्या जरूरत है ऐसे ऐसे राज करने की? बस जी, समझ में आ गई क्रिटिक की बात। और बैठ गया हाथ जोड़ के भगवान के आगे में, मैं तो नहीं कर सकता। फिर जरूरत पड़ी, उनके बीच में जिंदगी में फिर कौन आए? एक मेंटोर आए, उनके गुरु आए, उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। बहुत समझाया, 18 दिन लगातार समझाते रहे। और फिर जाकर के उनको समझ में आया कि भाई तुम कोई करने वाले नहीं हो, इम्प्लीमेंट करो अपने ज्ञान को, तब फायदा होगा। निमित्त भगवान खुद बने उस चीज का, कि मैं निमित्त हूं हर चीज का, तुम तो कर्म करो। तो इसी तरह से हमें
अपने को एक्शन में लेके आना है, डूअर बनना है। अब तीसरा पॉइंट, जब हम तीनों नेगेटिव जो ये न्यूरोलॉजिकल रेसिस्टेंस है इनको जब हम हटा देंगे तो फिर हम बनेंगे डूअर, फिर हम लेंगे एक्शन। एक ड्रीमर हो गया, एक क्रिटिक हो गया, एक डूअर हो गया। तो सभी लोग अपने ऐसे करें, वी आर द डूअर, अवर बॉडी इज डूअर, हम डूअर है। प्रॉब्लम ये है कि डूअर जो है कभी भी इनवॉलेंट्री काम नहीं करता, अपने अपने आप नहीं करता, ऑटोमेटिक काम नहीं करता। डूअर डूअर जो है वॉलेंट्री, उसको एक्शन लेना पड़ता है। बिना एक्शन लिए अपने आप शरीर काम थोड़ी कर देगा। माइंड जो है वो उसके अंदर वो प्रेरणा देगा कि कर, तब वो करेगा। अब मान लीजिए ये एक एक हाथ आपका डूअर है, एक है क्रिटिक, ठीक है। तो ये कहता है ये भाई तू पढ़ ले, ये कोर्स कर ले। दूसरा कहेगा अरे बहुत लोग घूमते हैं ऐसे ऐसे करे कोर्स, है बहुत कर लिए, कोई फायदा नहीं। अगर तो ये जीत गया तो ये बैठ जाएगा। अगर ड्रीमर कहता नहीं नहीं ये कोर्स करके तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं करूंगा, तो क्रिटिक बैठ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई हेल्थ की संबंधी बात है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, अगर ये कहेगा कि भी मैंने तो करनी है एक्सरसाइज, मैंने अपने शरीर का जो वेट जो है एक्चुअल वेट करना, सही वेट करना है, कहेगा बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, एक एक दो बार खाने से कुछ नहीं होता, और वो जो है खा पी के उस दिन का काम खत्म। तो इस तरह से इनके आपस में लड़ाई होती रहती है। तो ड्रीमर जीत गया तो भाई सफलता है, फिर तो क्रिटिक को दबा के एक्शन ले लेगा। अगर क्रिटिक जीत गया तो फिर वो नहीं करने देगा कुछ भी। तो आपने क्या करना है, क्रिटिक को हराना है। क्रिटिक को हराने के लिए क्या चाहिए अपने को, अवेयरनेस चाहिए, सीधा साधा घटिया काम शुरू करना चाहिए। तो ये चीजें हैं, हर एक का तोड़ भी है हमारे पास, करना चाहे तो बहुत कुछ है करने के लिए भाई। नहीं तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर फिर स्ट्रेस आ जाएगा नहीं करेंगे तो, और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जो ऐसा डैमेज करेगा हमारी बॉडी की सेल्स को कि फिर वो किसी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। जो ये बड़ा पेन होता है फिर, जब स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, तो फिर जो मेंटल पेन है ना, वो फिजिकल पेन की तरह ही बहुत नुकसानदायी है। दिखता तो नहीं है, फिजिकल पेन तो हड्डी टूटी हमें दिख गया, हमने दवाई लगा ली, लेकिन ये पेन दिखता नहीं है। स्ट्रेस एंजाइटी कितना तोड़ रहा है अंदर से, वो फिर क्या करेगा तोड़ के, हार्मोन ऐसे क्रिएट होंगे, जैसे कोर्टिसोल ही है, बड़ा स्ट्रेस हार्मोन है ये जब रिलीज होता है ना, तो बॉडी को किस तरह से हार्म कर रहा है ये अगर आप स्टडी करेंगे तो पता लग जाएगा। कितने अपने बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है, लाइलाज बन जाते हैं फिर वो चीजें। तो इस तरह से स्ट्रेस एंजाइटी हमें बहुत नुकसान करती है, एक्शन लेने से हमें खुशी मिलती है। तो हमने खुशी की तरफ जाना है, ना कि एंजाइटी की तरफ। काम को स्टार्ट करना है और नेगेटिव वॉइस के ऊपर काबू पाना है। तो भाई कितने आप में से आपने वो करना है, अब ये टास्क है आपका। अब आप ये सोचो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा काम है जो आप कई दिनों से प्लान कर रहे थे और वो किया नहीं। नोट डाउन करो, कौन सा ऐसा काम था जो प्लान किया किया नहीं। अभी 5 ऐसे काम आप नोट डाउन करो और उनको आज से, अभी से ही, जब भी अब ये क्लास के बाद स्टार्ट कर देना उसको। बस कोई भी काम हो उसका आज करना है स्टार्ट। तो ये जैसे मान लीजिए करियर के बारे में सोच रहे हो तो आज से कोई एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे। मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हो तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। कोई कंटेंट बनाना है, कोई वीडियो बनाना है, कोई ट्रेनिंग करना है, कुछ भी करना है, बस उसका शुरुआत कर देनी है। क्योंकि अब ज्यादा देर टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को समझना है। तो भाई 3 टाइप के जो लोग होते हैं, एक को तो यह प्रॉब्लम ही नहीं पता, वो तो करेंगे क्या। कुछ ऐसे हैं अवेयरनेस में आगे, प्रॉब्लम पता चल गई, सॉल्यूशन को लेके आगे बढ़े। कुछ ऐसे होते हैं जो पता भी चल गया फिर भी स्टेप नहीं लेते। और कुछ ऐसे हैं स्टेप लेते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं। तो इसी तरह के जो लोग हैं वो अपने आप को समझ जाएं और जहां उसका बेटरमेंट हो सकता है उसी तरह का अपना। तो ये हमने जाना कि भी एक ड्रीमर, क्रिटिक और डूअर ये क्या कर सकते हैं। ड्रीमर, क्रिटिक और डूअर का क्या रोल है। हमारे मनुष्य जाति के अंदर 6 तरह की पर्सनैलिटी हैं जो एनएलपी में डिस्कस की जाती हैं। मैं उनके बारे में आज आपको बता रही हूँ, वो सब नोट करेंगे, उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा।
अब तक ठीक है, सबको समझ आया अब तक कैसे हम डूअर क्रिटिक और ये सब बन समझ जाएं अपने आप को, तो कैसे बदल सकते हैं अपने आप को, अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी से बचा सकते हैं। चलिए अब हम एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं, बस वो जान गए ना तो बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं आप, बहुत कुछ। मैं तो कहती हूँ, मेरे को जब एनएलपी मैंने सीखी ना, तो मेरे को तो यही बात सबसे अच्छी लगी थी कि हम अपने आप को पहचानने लगे, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानने लगे, हम हैं क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना काम करने लगे, दूसरे को भी समझने लग गए। और आनंद आता है जब आप इस बात को समझते हो, बहुत मजा आता है। मैं अभी ये छह बता के फिर आपको बताती हूँ एक बात। चलिए, इसको आप लिखेंगे PIP, ऊपर हेडिंग डालें PIP, माने प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स। ये हमारी क्या है, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक, ये है प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, ये आपके सामने है, आप फटाफट लिख सकते हो। पहली नीड है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी की नीड सबसे पहली नीड है। और ये कौन लोग होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हो। ये वो लोग हैं जिनको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। ये जितने भी टैलेंटेड हो सकते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते कभी भी। टैलेंटेड खूब होंगे लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, आगे बढ़ के काम नहीं करेंगे, बॉक्स टू बॉक्स जिंदगी जिएंगे। एक बॉक्स बेडरूम है उसमें चले गए, एक बॉक्स ऑफिस है उसमें चले गए, किसी के घर आ गए तो भी बॉक्स टू बॉक्स बैठे रहेंगे वहीं पे। डिफरेंट वे ऑफ वर्क ये नहीं करेंगे, डिफरेंट काम कुछ नहीं करते। वे हर चीज में सेफ्टी देखते हैं, इनको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए। अगर इनके पास 1 करोड़ रुपया भी है ना, तो ये उसको बैंक में जमा कर देंगे, FD करा देंगे, रिस्क नहीं लेंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी बात इनमें ये है, ये पैसे को भी सिक्योर रखना चाहते हैं, खुद को भी सिक्योर रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं। कोई रिस्क नहीं लेते, कोई एडवेंचर नहीं करते, कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं ये, सर्टेनिटी वाले। तो इनकी ये क्वालिटीज होती हैं सर्टेनिटी वालों की, बहुत कंफर्ट जोन वाले हैं। बस कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कभी बिजनेस बड़ा नहीं करेंगे, बस सिक्योरिटी मिलती रहे उसी में खुश रहेंगे, खुश रहते हैं उसके अंदर, ये नहीं कमी नहीं महसूस होती। ये खुश है भाई, ठीक है ना, जो मिल गई ना, आ रही है ना तनख्वाह, महीने के महीने अपना काम चल रहा है, बस उससे ज्यादा सोचेंगे ही नहीं। तो ये वो लोग हैं। दूसरे आते हैं हमारे अनसर्टेनिटी वाले, ये देखिए सेकंड नंबर कौन है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के क्या क्या दिखा रखा है, वही अपना बैग में पिट्ठू बांध के पीछे चल पड़े पहाड़ों पे चढ़ने, रिस्क टेकर होते हैं सबसे बड़े, हाईली रिस्क टेकर है ये। उनको हमेशा एडवेंचर चाहिए, नया काम चाहिए, बिजनेस ऐसा करूं मैं, ये करूं वो करूं, और बहुत बड़े बड़े इनकी नीड है। अगर इनकी ये नीड आराम से पूरी हो गई, इनको ऐसा कोई कार्य मिल गया कि जिसमें इनको एडवेंचर करने का मौका मिल गया, तो बहुत बढ़िया, मजा आ गया इनको। नहीं तो फिर ये ढूंढेंगे, फिर करना इनको जरूर है, ये फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करेंगे, कि जब तक इनको वो रिस्क नहीं लेंगे ना किसी काम में, एडवेंचरस काम नहीं, तब तक इनको चैन नहीं पड़ने। ये इनकी नीड है। एक बात और होती है, सही तरीके से कर पाए तो कर पाए, नहीं फिर गलत तरीका भी अपना लेते हैं ये लोग, गलत तरीके से उस नीड को पूरा करेंगे, पर करेंगे जरूर, क्योंकि इनमें अनसर्टेनिटी भरी पड़ी है, जन्मजात लेके आए ये अनसर्टेनिटी बातें। आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखेंगे, कई बड़े आराम से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और कई तो टिकते ही नहीं है किसी तरह भी, बच्चे जो है जो हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो इट मीन्स वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस बंदे हैं, नया एक्सपीरियंस करते रहते हैं, और ऐसे ही बंदे हैं जो नए नए ड्रग एडिक्ट बनते हैं, क्योंकि उनको नई नई चीजें चाहिए टेस्ट करने के लिए। तो ये वो चीज हो जाती है, नई चीज अपनाते रहते हैं, नए एडिक्शन करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई सही ढंग से चल पड़ा बिल्कुल, तो वो बहुत राइज भी कर जाता है। तीसरी टाइप का है भाई कंट्रीब्यूटर। आप तीसरे स्टेप पे देख रहे हो, कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर कौन होता है, जो दूसरों की सेवा में खुश है। अनाथ आश्रम में जाके बच्चों की सेवा करेगा, वृद्धाश्रम में जाके वृद्धों की सेवा कराएगा, बच्चों को पढ़ाना बच्चों को पढ़ा देगा, समाज सेवा कर देगा, संस्कार केंद्र खोल लेगा, और बड़ी बड़ी संस्थाएं चला लेगा। तो ये जो है इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं कंट्रीब्यूटर जो है। इनमें घर में अगर 2,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो उसमें तो ये सोचेंगे खर्च करूं कि ना करूं, बाहर 2 लाख भी खर्च करने पड़ गए तो भी आराम से कर देंगे। ये उनका नेचर है, वो उनको खुशी मिलती है, उनको कुछ पैसा नहीं चाहिए, उनको खुशी मिलती है इस चीज में कि दूसरों की मैंने मदद कर दी। ये वो लोग हैं कंट्रीब्यूटर।
और कंट्रीब्यूट करके भी ये बहुत कुछ समाज में प्राप्ति भी कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऑटोमेटिक मिलता है। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स वही रिटर्न करता है जो आपके भाव है। आपने बड़े एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे जो कि बहुत डोनेशन करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, और उनके पास भगवान उसी तरह से ज्यादा भरमार देता भी रहता है कि इसके हाथ से सेवा हो रही है। अब रतन टाटा जी बड़े फेमस थे इस मामले में, बहुत दान करते थे सबसे ज्यादा। और देखो कितने उद्योगपति थे, कितना बड़ा काम उनका चलता रहता था, बड़े बड़े कंपनियां चल रही हैं उनकी कितनी सारी। बाबा रामदेव क्या थे? योग कराने के लिए आए थे ना, फ्री में योग कराने लगे थे ना, गांव गांव जाते थे ये। फिर आस्था चैनल पे कराने लगे, और 20-25 साल से कंटिन्यूअस आस्था चैनल पे योग करा रहे हैं सुबह के टाइम। और कितनी सेवाएं शुरू कर दी, और आज विश्व प्रसिद्ध है। उनका कहने से योग दिन मनाने लग गए, मेडिटेशन दिन अब मनने लग गया, कितने ज्यादा जो है अच्छे अच्छे इस प्रकार के कार्यक्रम होने लगे। तो कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी ऑटोमेटिक जो है बहुत कुछ यूनिवर्स की तरफ से मिलता है। तो ये इनकी पर्सनैलिटी है कंट्रीब्यूशन की, उनको मिले ना मिले उसकी परवाह भी नहीं है, वो कंट्रीब्यूटर लोग हैं। तो अच्छा, इनको क्या चाहिए? भाई इनकी नीड ये है, भाई इनको कंट्रीब्यूशन की बुराई ना करो। अब जैसे कोई किसी घर में एक बंदा कंट्रीब्यूटर है, उसको तो मजा आ रहा है सेवा करने में, और उसके घर में उसकी पत्नी है या उसके बच्चे हैं, वो कहेंगे क्या है आप तो ना हर वक्त यही काम करते रहते हो, घर का काम तो देखते ही नहीं हो। वो बेचारा परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा भी मैं तो इनका काम भी नहीं कभी मना करता, फिर ये मुझे बाहर के काम में क्यों मना करते हैं। तो ये हमें देखना पड़ता है, जो भी परिवार में बंदे हैं, कि एक दूसरे को समझें। तो ये नीड अगर पता होगी तो समझ जाएंगे, और फिर देखना उस घर में कितनी कितनी खुशियां रह जाती हैं। चौथी प्रकार की नीड होती है सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट लोग कौन है ये देखिए जरा। इनको वाहवाही चाहिए, महत्व चाहिए, औरों से पहले चाय चाहिए। इनको परिवार में अगर चाय दूसरे नंबर पे दे दी ना तो ये बिफर जाएंगे। अच्छा मेरे को आप पूछते हो, मेरे को सबसे लास्ट में चाय देते हो, ये नाराज हो जाएंगे। अगर इनको नहीं मिली झगड़ा भी कर सकते हैं। तो इनको अटेंशन चाहिए, अटेंशन, ये इनकी नीड है। प्रशंसा चाहिए, नीड है। इनको ये कह देना भाई तू तो भाई बहुत बढ़िया, तू अब राजा बादशाह की तरह से है, तू सबसे बड़ा नेता है, तू बहुत अच्छा है। तो ये खुश रहेंगे। इनको चीज खरीदनी है तो इनसे पूछो पहले, बाहर जा रहे हो इनसे पूछ के जाओ, बस इतनी इंपॉर्टेंस चाहिए इनको। नहीं पूछा तो नाराज हो जाएंगे, अच्छा तुम आज पूछते भी नहीं मेरे से। अगर ये शादी ब्याह में चले गए कहीं पे रिश्तेदारी में, और इनको चाय पानी रोटी किसी ने नहीं पूछा, तो बस वहां पे क्लेश है पूरा। और अगर ये माइक स्टेज पे चले गए, बोलने लग गए, तो जल्दी से माइक नहीं छोड़ेंगे। ये भी वाहवाही मिल रही है ना, तालियां मिल रही है, तो इंपॉर्टेंस मिल रही है, सिग्निफिकेंस इनकी पूरी हो रही है। अच्छा फिर ये देखो, ये जो चीज है ना, ये पक्की कैसे हो जाती है? बचपन से ही ये दिख तो जाता है कि ये बच्चा इस टाइप का है, पर ये पक जाती है बातें। जैसे छोटा बच्चा है, पापा के साथ जाता है बाजार में कोई चीजें लेने के लिए, और मांगा भी खिलौना चाहिए, और पापा ने कह दिया नहीं बेटा ये अभी नहीं। फिर तो उसने रोना चिल्लाना शुरू, आंख में एक भी आंसू ना हो। रो रो के ऐसा टेंट्रम कर देता है। पापा सोचता है "अबे दिला दे तो ठीक है, नहीं ज्यादा रोएगा"। अब ये बात यदि कुछ दिनों तक कई बार हो चुकी हो, बस उसके दिमाग में बैठ गया भाई टेंट्रम करने से काम बनता है। तो बड़े होके भी वो यही करता रहता है। उसको जब नहीं इंपॉर्टेंस मिली, नहीं उसकी मन की इच्छा पूरी करी किसी ने, तो बस फिर क्लेश। वो हो गए सिग्निफिकेंट वाले। हम्म। तो ये जो है इस तरह से, कोई भी नीड बुरी नहीं है, इसमें आप किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। सबकी अपना अपना एक नीड है। एक अब ऐसा व्यक्ति मान लो घर में है, अगर उसको भी हम चाहते हैं नाराज ना हो ये, तो कितनी चाहिए, क्या चाहिए उसको, उसकी नीड क्या है? उसकी नीड है इंपॉर्टेंस। उसको सबसे पहले चाय पकड़ा दो, सबसे पहले पानी पकड़ा दो, सबसे पहले पूछ लो भाई हम यहाँ जाए, ये कर लें वो कर लें, बस वो खुश हो जाएगा। तो उसी की नीड होती है, इंपॉर्टेंस देने की नीड इनको चाहिए। अगला है हमारा लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन, ये लोग जहां भी जाएंगे ना, वही मित्रता कर लेंगे। इनको फ्रेंडशिप करना आता है, ये प्यार बांटना प्यार पाना ये चाहते हैं, कनेक्शन बनाना इनको बड़े अच्छे से आता है। ये रिश्तों को प्रायोरिटी देते हैं, सभी से प्यार से बातें करते हैं। और अगर आप उनका कॉल नहीं उठाएंगे ना, तो एक बार नाराज तो हो जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी मान भी जाएंगे। नाराज भी जल्दी होते हैं, मानते भी जल्दी हैं, क्योंकि ये खुद प्यार देते हैं तो इनको प्यार चाहिए भी है। खुद कनेक्शन बनाते हैं तो इनको चाहिए कि कोई कनेक्शन बनाए रखे। इस तरह का है।
ऐसे व्यक्ति होम सिकनेस होती है इन लोगों के अंदर। अगर इनको कोई कहे ना भी तुम्हारी दुबई में या यूके में बहुत अच्छी जॉब लग गई है, करोड़ों का पैकेज है, ये नहीं जाएंगे। ये बोलेंगे नहीं भाई, मेरा परिवार है, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। तो ये लव एंड कनेक्शन वाले लोग ऐसे होते हैं। ये बहुत जल्दी रिश्तों को ये अच्छे से निभा लेते हैं। और अब आता है ग्रोथ ओरिएंटेड। अब ग्रोथ ओरिएंटेड कौन है? ये ग्रोथ ओरिएंटेड जो व्यक्ति हैं, ये ग्रोथ के पीछे पागल है। पागलों की तरह अचीव करते हैं ये। पागलों की तरह उस काम में लगे रहते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता एज कितनी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता साधन कितने हैं नहीं है। इनको लर्निंग करनी है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है बस। इनको 70-80 साल की उम्र में भी ऐसे लोगों को देखोगे कि काम करते रहेंगे वो जबरदस्त तरीके से, बड़ा प्रोजेक्ट लेके रखते हैं। और कई लोग जैसे देखा कि 50 साल की उम्र में बिस्तर पकड़ के बैठ जाओ, भाई मैं तो 50 का हो गया, अब मेरे से नहीं होता। कौन से? सर्टेनिटी वाले। सर्टेनिटी वाले जो है वो कहे, "भाई, मैं तो बूढ़ा हो गया अब।" लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वालों को देखोगे 70-80 साल तक भी बूढ़े नहीं होते ये, और हमेशा जवानों की तरह काम करते रहते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद बीमार नहीं होते। तो ये वो स्थिति है। और ये अब इनमें भी ये है कि ग्रोथ की इनके अंदर भूख है, नीड है इनकी। अगर सही तरीके से मिल रही है तो इनकी नीड सेटिस्फाइड है। मान लो कोई ऑफिसर बन गया, बड़े बड़े काम करने का मौका मिल रहा है तो कर रहा है। कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया, बड़ी इंडस्ट्री लगा ली, तो ग्रोथ हो रही है उसकी। और यदि ग्रोथ की नीड है और इतने बड़े पद तक पहुंच नहीं पाया है, तो वो फिर गलत तरीका भी ढूंढ लेता है, इमोरल वे से भी आगे बढ़ना चाहता है। तो ये दोनों तरह की बातें हैं। जो ज्यादा एम्बिशियस होते हैं उनके साथ ही चीज हो जाती है। सही तरीका मिल गया तो बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत ज्यादा उसी में काम कर लेते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं फिर। तो ये हमने 6 नीड के बारे में जाना। दीज 6 नीड्स आर प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड्स, पीआईपी इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आर हार्ड वायर्ड इन नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में हार्ड वायर्ड है फ्रॉम बर्थ, जन्म से। और डिफरेंट प्रायोरिटीज है इनकी सबकी, सब डिफरेंट प्रायोरिटी। इनके जो इच्छाएं हैं, प्रायोरिटी सब अलग होती है। इफ द नीड्स आर अनमेट, दे लीड अनफुलफिल्ड अफेक्टेड रिलेशनशिप्स एंड मोर। यदि इनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो ये फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। समझ आया सबको? कैसे लगा? ठीक है, यूजफुल है ये जानकारी? वेरी नाइस मैम, सुपर। वेरी गुड। चलिए, अब इनका हम इन चीजों को जान करके क्या क्या कर सकते हैं ये देखिए। इंटरप्रिटेशन है इनकी, आगे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मैच मेकिंग में जहां रिश्ते करने हो, जहां शादियां करनी हो, तो पहले ही देख लेना चाहिए कि मैच मेकिंग ठीक रहेगी कि नहीं। तो किस किस की मैच मेकिंग किस तरह से गड़बड़ कर सकती है, मैं थोड़ा सा आप जल्दी से इसको पूरा करती हूँ शॉर्ट में, फिर बाद में इसमें डिटेलिंग बहुत है। जब आप बड़े उसमें कोर्स में हम आते हैं ना, एक एक चैप्टर को डिटेल में, ये पीआईपी पे ही बहुत लंबा हम पढ़ते हैं फिर उसमें। तो अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैच मेकिंग में हम बात करें, कैसे ये काम कैसे आती है जानकारी, ये देखेंगे। अगर कोई लड़की है लव एंड कनेक्शन वाली और लड़का है ग्रोथ माइंडसेट वाला, तो लड़की तो चाहेगी कि बैठ के बात करे, लॉन्ग ड्राइव पे चले, घुमा के आए कहीं, वो तो ये चाहेगी। लेकिन लड़का उससे बैठ के बात करे। और लेकिन लड़का क्या चाहेगा कि मैं जॉब करूं, कुछ अच्छा कमाऊं, घर के लिए सारी सुविधाएं जुटाऊं, घर बनाऊं, गाड़ी लाऊं, अच्छे अच्छे कपड़े लाऊं, अच्छे अच्छे लग्जरी का सामान लाऊं। वो इसमें अपना ड्यूटी समझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। और पत्नी समझती है कि लव एंड कनेक्शन होना चाहिए, बात तो करे बैठ के। अब उसकी शिकायत ये रहेगी, भाई बात तो करते नहीं आप, मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। नाराज हो जाएगी। अब वो उसको बेचारे को समझ नहीं आएगा वो नाराज हो क्यों गई है, मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ। अब यहाँ पे उस लेडी को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका ये क्या तरीका है, भाई हर वक्त काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों के अंदर। अगर दोनों एनएलपी जानते हैं, दोनों नीड्स को जानते हैं, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट को कवर कर लेंगे। अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले लड़के को ये पता है कि इसको लव एंड कनेक्शन चाहिए, तो वो क्या कर सकता है कि उसको थोड़ा सा टाइम उसको भी दे दे, उसकी नीड पूरी हो जाएगी। वो खाना बनाती है तो उसके साथ बैठ के खा ले, उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दे। वो नए नए कपड़े लाती है तो उसको थोड़ा देख ले,
भाई हाँ मैं ये लेके क्योंकि ऐसी जो लड़कियां होती है वो दिखाना चाहती हैं कि भी देखो मैं ये कपड़े लेके आई थी, ठीक है। और उस ग्रोथ माइंडसेट वाले लड़के के पास टाइम नहीं है देखने का। तो थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से नीड को समझ करके यदि वो दोनों चल पड़े, पत्नी ये समझ जाए कि ग्रोथ माइंडसेट का इसका तो यही तरीका है प्यार जताने का भी, फिर वो नाराज नहीं होगी। तो इस तरह से अगर समझ जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरा मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे मान लो कोई सिग्निफिकेंट क्वालिटी का परिवार है जिसमें भैया हमारे घर की बहू तो बाहर नहीं जाएगी, हमारे घर की बहू नौकरियां नहीं करेंगी, और लड़की बहू आ गई उनके घर में ग्रोथ माइंडसेट वाली। वो चाहती है कि मैं तो अपनी जो पढ़ी हूं ना जॉब करूं, खूब कमाऊं, खूब कुछ बड़ा करूं, नाम करूं। वो ऐसी आ गई। तो भाई शुरू शुरू में तो कुछ दिन तो शादी हुई है तो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही वो घुटना शुरू हो जाएगी। क्यों? परिवार ये चाहेगा कि हमारा परिवार नामी ग्रामी परिवार है, हमारे घर की बहू में बाहर नहीं जाती हैं, तो घर में ही रहना पड़ेगा, घर का काम करना पड़ेगा, घर में सबसे बात सबकी सेवा करनी पड़ेगी। तो वो चाहते हैं। लेकिन उधर वो, तो उन दोनों का निपटना मुश्किल है। वो सोचे कहाँ फंस गई मैं। अब यहाँ पे अगर वो समझते होंगे तो उसकी वो उस नीड को पूरा कर देंगे। अगर वो समझती होगी तो वो उनकी नीड को पूरा करके चल पड़ेगी। तो इस तरह दोनों खुश भी रह सकते हैं। यदि जान जाए तो, नहीं जानेंगे तो क्लेश है पूरा, फिर डिवोर्स तक आ जाती है बातें। तो भाई शादी जब करनी हो ना तो ये टेस्ट करा देने चाहिए। कुंडली मिलाने की आवश्यकता नहीं है कि पार्टनर सही है कि नहीं, समझेगा कि नहीं समझेगा। उसके वैल्यू टेस्ट करा देने चाहिए, आइडेंटिटी टेस्ट करा लो, बिलीफ सिस्टम टेस्ट करा। आगे हम न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट पढ़ेंगे। तो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में क्या पढ़ेंगे? वैल्यू, बिलीफ सिस्टम, आइडेंटिटी, नीड, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज मिलकर के हमारी पर्सनैलिटी बन रही होती है। अगर हम वो चेक करनी हमें आ जाए तो मैच मेकिंग में इसकी जरूरत है। अब बिजनेस में कैसे काम आते हैं ये पर्सनैलिटी का जानकारी, कैसे काम आएगा ये नॉलेज? बिजनेस में जो करता है उसको पता है। जिसकी कंपनी है वो रिसेप्शनिस्ट भी बिठाना उसने, सेल्स की जगह भी बिठाना, एचआर में भी बिठाना, और भी क्या क्या होते हैं इनके जो भी पोस्ट होती हैं, सब पे वो ये देख के बिठा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी पर्सनैलिटी वाला बंदा ठीक रहेगा। जैसे सेल्स के जगह पे यदि ग्रोथ माइंडसेट वाले को बिठा दिया, खूब ग्रोथ करवा सकता है वो। और रिसेप्शनिस्ट की जगह पे लव एंड कनेक्शन वाले को बिठा दिया तो फिर वो बड़े प्यार से बात करेगी आने वाले के साथ, तो उसके कंपनी के कनेक्शन ठीक बनेंगे। इसी तरह से और कोई एचआर में भी कोई इसी तरह का कोई कौन बिठाना चाहिए, लव एंड कनेक्शन वाला बिठाना चाहिए या फिर ग्रोथ माइंडसेट वाला बिठाना चाहिए। इस तरह से सिग्निफिकेंट को यदि कहीं बिठा दिया तो वो मुश्किल कर देता है, उसको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। उसकी बात कोई एक बार में ना सुने तो वो मानता नहीं है। सेल्स में यदि सिग्निफिकेंट को बिठा दिया, सेल्स ही नहीं होने देगा वो तो। उसको तो अपनी इंपॉर्टेंस चाहिए, उसको दूसरे से क्या मतलब है। तो बिजनेस में भी हम ये देख करके यदि अपने स्टाफ को चुने, टीम मेकिंग कौन कर सकता है। अब ये टीम में भी इस तरह देखना भी कौन किस काम के लिए परफेक्ट है, वहां पे उसको बिठाना चाहिए। तो ये बिजनेस में भी काम आता है, जॉब में भी काम आती है ये चीजें। भी कोई सिग्निफिकेंट व्यक्ति अगर बन गया ना ऑफिसर, तो क्या करेगा? अगर कोई ग्रोथ माइंडसेट वाला ऑफिसर बन गया तो वो क्या कर सकता है। तो इस तरह से हर जगह गोल में भी ये चीजें काम आती हैं। तो ये सारी चीजें, पर्सनैलिटी वाला जो नॉलेज है ये हमारी हर फील्ड में काम आता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अब हमने जो है आज जो जाना है जरा उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लें, क्या क्या हमने पढ़ लिया। कल हम फिर और आगे चलेंगे। मैं समझती हूँ कि टाइम पे जो काम हो ना वो ठीक रहता है। चलिए, हाँ जी, अब आप बताइए आपको कैसा लगा आज का ये जो आज एनएलपी में जो हम पढ़ रहे हैं, वो कितना हमारे काम का है आप जरा बताएंगे मुझे। आप अनम्यूट करके बताएं, अब 2 मिनट थोड़ा बातें ही कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगा। अभय जी बोल। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही सुंदर। आवाज अति बहुत ही सुंदर। बढ़िया। थैंक मैम थैंक यू सो मच इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए। हमें पता ही यू। नहीं चलता था कि हमारे अंदर नीड भी क्या है। अभी थोड़ा माइंड हाँ, ये अब ओपन हो रहा है। ये टास्क आपका है। आप अपने सेशन बारे में में जानिए, अपने अपने पास्ट में जाइए कि भी अब मैंने कैसा कैसा मेरे जीवन में आया और किस तरह क्या थी, मैं कौन सी नीड है ऐसी मेरी जो मेरे को अपनी तरफ पुश कर रही है या पुल कर रही है। आप पहचान जाओगे अपने आप को कि आप कौन सी नीड के बंदे हो। मैं अपने आप को पहचान गई हूँ। मैं ग्रोथ माइंडसेट की हूँ।
बचपन से लेकर आज तक मतलब ये लगा रहता है क्या कर लूं क्या कर लूं क्या। और पेरेंट्स ने भी कसर नहीं छोड़ी, 16 साल की उम्र में शादी कर दी थी कि जा अपना घर बसा, लेकिन मुझे नहीं रुकना था। तो हमने काम कुम किया और अपने लग गई पढ़ाई पूरी करने, मतलब रुकी नहीं। शादी के बाद कंटिन्यूअस 15 साल तक रुकी ही नहीं। और फिर जब जॉब मिल गई, प्रिंसिपल टीचिंग में आ गई, फिर भी नहीं रुकी, फिर और पढ़ना और पढ़ना, और लास्ट प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई। मतलब इतना मजा आया, मतलब लाइफ स्ट्रगल जरूर रहा, लेकिन बस मेरे को वो बुरा कभी अखरा भी नहीं। मुझे करना था बस, कैसी भी परिस्थिति आ जाए करना है बस, ये था। तो मुझे अपने और लाइफ में कैसे सब कुछ बैलेंस करना है, जैसे कि हमारी पार्टनर का उनका नीड्स अलग है, हमारा नीड्स भी अलग है। यस वही, यही तो नीड तो सबका अलग है, पर समझना है और उसको समझ के अब आगे चलना है, घर में कलेश नहीं करना। क्योंकि यस मैम, थैंक यू। हाँ, इसको समझ थैंक के यू सो चलेंगे। मच। या was very useful मैम। ओ स्पेशली दैट क्रिटिक दैट परफेक्शन के मूड में मैं बहुत आई यूज टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स, क्यों जो करना है परफेक्ट करना है, हाँ, दैट्स यस ingrained in me। तो अभी मुझे समझ में आया, सो दैट शुड नॉट हिंडर मी इन डूइंग एनीथिंग। थैंक यू सो यस मच। मैम, थैंक यू। स्टार्ट डूइंग समथिंग, नॉट यस नॉट यस वेट फॉर परफेक्शन। यस, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए आप आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और कल के सेशन में फिर हम और एक बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो बहुत यूजफुल रहेगा। आगे कोर्स में तो आएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये कोर्स हमारा कम से कम 2 महीने चल जाएगा, कि 50 घंटे का कोर्स है मेरे पास। और बहुत कुछ है, मैंने इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर दिया, क्योंकि ना रेकी में सीखा, उसमें से भी कुछ पॉइंट ऐसे मैंने डाल दिए कोर्स के अंदर, कि ये भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा उससे रिलेटेड है, सारा कुछ हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है। तो मैंने इसमें एक और डाल करके इसको ना, पहले जो जो मैंने सीखा ना एनएलपी में, उससे तो मैंने सवा या डेढ़ा कर दिया इसको। तो उसको मैंने कहा मैं कराऊंगी वो तो अब आप देखेंगे कितना आपका मन करेगा, अपना चलेंगे आगे उतनी यात्रा हेलो में। मैम, या आप लाइव कैसे मिल सकते हो हमें? हमारा मन है कि हम आपके साथ एक बार लाइव मिल। आप 1-to-1 सेशन करेंगे ना हम? आप जूम पे अपन दो ही मिलेंगे, दो जिसको भी 1-to-1 करना है ना, कल के इसके क्लास के बाद हम 1-to-1 भी बात करेंगे। आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपन नहीं, समझेंगे, जैसे उसको सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो ये यू ऑल आर वेलकम फॉर 1-to-1 सेशन। जैसे आप बाहर कहीं मिले, जैसे आजकल रिट्रीट्स हो रही हैं, उस टाइप से अगर कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छा हो। आप अगर अच्छा नहीं कुरुक्षेत्र रास को तो मोस्ट वेलकम, धार्मिक नगरी है, लगेगा? आपको घुमाऊंगी यहाँ पर, आ जाओ। ओह वेरी गुड। है ना? तो मैं कुरुक्षेत्र बड़ा अच्छा एक थैंक यू। स्थान है, तीर्थ स्थान, पूरा अच्छा लगता है मुझे, भगवान कृष्ण की नगरी है। तो आइएगा। वेरी गुड। चलिए आज बिल्कुल सही टाइम पे अपना सेशन ये समाप्त हो रहा है। कल हम फिर मिलते हैं 7 बजे, और कल फिर कुछ एक नए टॉपिक्स लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। और आगे एनएलपी में हम क्या सीखने वाले हैं वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी। और थैंक यू सो मच नमस्ते। मैम। नमस्ते और मैम, किशन। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और उसके बाद भी मैंने बड़ा प्लान किया है, बस सच बताऊं, मैं बता रही थी परसों मेरे ऐसे दिमाग में आया कि अरे अगर मेरे साथ कुछ लोग जुड़ते हैं ना अब, तो सबको मैं ऋषिकेश लेके चलना चाह रही हूँ, कि वह अपन चलेंगे वहां पे मार्च अप्रैल में। ये मेरे ख्याल से अभी हम शुरू करेंगे तो मार्च में हम इसको पूरा कर लेंगे, मार्च के एंड या अप्रैल में स्टार्ट वहां चलेंगे। वहां एक बड़ा सुंदर सा प्रोग्राम वहां के लिए रखेंगे। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा, है ये ना? बहुत अच्छा रहेगा, हाँ, बिल्कुल हम ये मिलकर कई दिनों से जाएंगे। इच्छा है कि कहीं जाया जाए, घूमने जाया जाए, तो फिर हाँ उसमें प्लीज मैम, भी बनाइए हाँ आप। करेंगे कुछ ना कुछ, तो देखते हैं। मैम मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, अनीता हाँ जी, अग्रवाल बोल रही हूँ पूना से। जी हाँ जी, कहाँ से जी? मैम पूना से बात कर रही हूँ मैम पूना मैं। से, जी जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना कुछ काम से बाहर गई थी, जस्ट मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा जी, ओके, थैंक रिकॉर्डिंग यू, मिल थैंक जाएगी, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूँ, ठीक है? अच्छा जी, ओके। क्योंकि ग्रुप ओके, में थैंक डालने यू। का तो फायदा नहीं, ग्रुप तो काफी बड़ा है, लेकिन अभी ज्वाइन करने वाले तो कम ही है। तो जिसको चाहिए हाँ रिकॉर्डिंग आप हाँ। मुझसे ले सकते हैं, आई विल। हाँ जी, हाँ जी, मुझे जाना बहुत जरूरी था, कोई बात इसलिए चली गई थी कोई फिर। नहीं, आप हाँ आए जी, हो ओके। यही मेरे लिए अच्छी बात है, आप आए तो सही, दर्शन तो दिए। हाँ ग्रुप जी, में डाल सकते हाँ हैं जी। मैम? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल सकते हैं क्या, इंडिविजुअल मंगवाना मैं है? इंडिविजुअल दूंगी ग्रुप में। ओके ओके। अब ग्रुप में तो सब आए नहीं ना, फिर वो उस वहां भी नहीं देखेंगे।
ओके 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 है ना, ये भी है। जिन्हें आना होता तो मैं देखो सुबह से भी 2 बार मैसेज किया है कि भी आओ, सुनो तो सही, इसमें तो कुछ लग नहीं रहा ना। आगे तो आप चलोगे तो चलोगे, ना मत चलना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो बस आप लोगों से मिलने की इच्छा थी। और मुझे चलो कोई इस कोर्स में मेरे साथ आगे चलते हैं तो हम और चर्चा करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। चलिए। मैम आपका स्टाइल न्यू है। स्टाइल न्यू है। न्यू है। अच्छा कैसे? सा है। अच्छा सा है। आप अच्छा सा। टीचर हो ना, टीचर्स हमेशा ही उनकी जस्ट वो उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है वो इफेक्टिव होता है। देखो फर्क तो होगा ही, देखो अपन ने किया क्या है, यही टीचर्स किया। की अपनी पर्सनालिटी होती है ना एक। आप भी टीचर हो? कह सकते हो बाय अच्छा क्वालिफिकेशन। अच्छा अच्छा, मेरे को चलो ज्यादा, चलो। मैं भी ग्रोथ ओरिएंटेड तो थी, बट मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला खुद को उभारने का। अभी ना आप ये सीखो, आप एनएलपी यही सिखाने लग जाना, बहुत बड़े मौके मैम मैं मिलेंगे आपके इसमें। साथ ना इंडिविजुअली बात करना चाहूंगी। करना, आप करना, बिल्कुल करना, आप डिस्कस कौन कर से सकते हैं, नंबर नो पे प्रॉब्लम। करूं, आप कौन से आप नहीं, नंबर पे? मैं आपको बता दूंगी। वन नंबर मेरा यही है, जो फोन नंबर आप है आपके पास, ग्रुप में आप जो है आपको पता लग जाएगा। परसों से ना मैं 1-to-1 जो भी मेरे साथ करना चाहेगा, मैं टाइम बता दूंगी सबको, जो भी मेरे को कहेगा उसके साथ। ठीक है। हाँ मैम मैं जरूर करना चाहूंगी। ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अब बड़ी बहन हो, कुछ ना कुछ तो गाइड करोगे ही। भाई जो पता है वो तो बता ही दूंगी सारा कुछ, मेरा तो ये सिद्धांत है भाई, जो आता है ना सब बता दो, क्या करोगे रख करके उसको। मैं स्कूल में भी ऐसा ही था मेरा, मेरे को लगता था कि जो आता है ना सारा बता दो। बच्चे बेचारे छोटी छोटी बातों के पीछे परेशान होते रहते हैं, छोटी छोटी नॉलेज की कमी की वजह से परेशान होते रहते हैं। मैम और दिस इज ट्रू। हाँ, है ना, और उनको फिर हम डांट, प्रोग्राम ऑफ दिस टाइप ना। बच्चों को डांटते रहते हैं हम, बिना मतलब पीटते रहते हैं। अरे तुम उनको बताओ तो सही, बेचारों गलती क्या थी उनकी, वो तो कोई बताएगा नहीं। उनको आया फटाफट फटाफट, ये चलता था हमारे डीपीपीटी, यही करते थे, डंडा लेके मारते रहते थे रात रात। नो नो, मेरे को दे लगता दे नीड समथिंग स्पेशल ना। है बेचारे बच्चों को ना नॉलेज चाहिए, कुछ प्यार चाहिए, कुछ अटेंशन चाहिए, वो तो दो। तो ये था। चलिए, बहुत अच्छा लगा। गीता जी हैं तो, आप ये वन प्लस नाम है भाई, आपका नाम तो बताओ क्या है। किसका पूछ रहे हो मैम आप? आप तो जसविंदर कौर जी आपने तो लिखा हुआ है, ये वन प्लस है, इन्होंने नहीं लिखा हुआ, जसोमती ने भी लिखा हुआ है। जसोमती के तो मैसेज भी आए मेरे पास, जसोमती ने कही अच्छा, इनको तो इंटरेस्ट रहा है इस चीज में। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, जसोमती जी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने आपका टीचिंग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं क्या है ना, एनएलपी के कोर्स भी अभी मैं कर रही हूँ। अच्छा और तो मैंने मतलब लेकिन आपका टीचिंग मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छा। मेरा मन करता है, क्योंकि मैंने और भी कोर्सेज मैंने एनरोल भी किया रखा है। अच्छा, आ, ओके। लेकिन आपका साथ मिला तो कोई बहुत बात ही अच्छा लगा। कोई बात नहीं, आप मैं और भी कुछ कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ, जोर से में भी आपको अच्छा लगे आप आना साथ, कोई बात नहीं है, मिलेंगे फिर। ओके ओके ओके। ठीक है। थैंक यू मुझे सो अभी मच ये मैम, करके थैंक यू। फिर मैंने रेकी का भी स्टार्ट करना होता है, तो करती रहती मैम हूँ। आपने ग्रैंड मास्टर तक किया हुआ है क्या? हाँ हाँ, रेकी ग्रैंड मास्टर, ओके। पास्ट लाइफ फिर भी आप ग्रैंड करवाती हूँ, मास्टर कोर्स रेकी। भी करवाते हो? हाँ, करवाती हूँ, बिल्कुल। मैंने सेकंड लेवल तक किया। ओके, आप आगे चलना चाहें चल सकते हैं, अपन करेंगे। मैंने आपको बोला ना कि ग्रोथ ओरिएंटेड तो थी, बट मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं। देखो, तो फिर अपॉर्चुनिटीज भी अपन ने ग्रैब करनी है। अपने आप कोई हमें देगा नहीं, पर उसमें मैंने पड़ोस में नहीं की देगा। ग्रैब, बट ऐसे है ना, कई बार क्या ब्रोकन वे में करते हैं। ये क्या है भाई, या तो म्यूट कर लो या फिर सामने आके ही बोल लो। अभय जी, अभय जी, आप कुछ कहना चाहते हो? जी कह रहे हैं, हम जी। 80 इयर्स के हैं, रिटायर्ड वाह प्रोफेसर वाह, हैं। अरे आपको तो मैं नमस्कार। 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 मैं एंजाइटी इंड्यूस्ड पल्पिटेशन का शिकार हो गया हूँ, क्योंकि बूढ़े हो गए ना, सब बच्चे निकल गए घर से। हाँ, ये आती है प्रॉब्लम। बट ही तो सो उसका स्मार्ट। एनएलपी में सोल्यूशन है। एनएलपी में है ना सोल्यूशन, अपने बिल्कुल है सोल्यूशन। अब वो ये एक वो टाइमलाइन थेरेपी है हमारे पास, पास्ट जी। को निकाल के फेंकना, प्रेजेंट में हाँ उसमें विजुअलाइजेशन करना, और फ्यूचर को हाँ देखना, मतलब ये वो टेक्निक्स हैं। इसमें सबसे बड़ी बात एनएलपी में क्या है, टेक्निक्स है हमारे पास, हर चीज जी। की टेक्निक।
तो आप कल बताएंगे आप, कल बताएंगे मैम? कल मैं करती हूँ, एक टेक्निक जी करा जी। दूँ, ठीक है? ओके, धन्यवाद हाँ धन्यवाद। जी, 1 या 2 टेक्निकल करा दूँ। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, बाय। मैम। थैंक यू, बाय। चलो मिलते हैं फिर कल, ठीक है? हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, बाय। Thank you, ma'am. Thank you so much. Meet you थैंक यू tomorrow. मैम। ओके, बाय। Bye. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. ओके, वेलकम और आपका बाय।